हेलो दोस्तों, भैया भाभियों, चाचा चाचियों, देवी और देवताओं, मोहल्ला के वासियों और हमारे देशवासियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने आज का टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को और सारे चीजों को एकदम आसानी से याद करेंगे। एक एक पॉइंट को तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया जाएगा। बहुत अच्छे से तुम इसको एग्जाम में कर पाओगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। पूरे लास्ट तक देखो। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग। तो चलो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुम देख सकते हो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत का क्या मतलब हुआ? अंगीकृत कहने का मतलब है स्वीकार कर लेना, अपना लेना। मतलब कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अरे किस जुलाई को? 22 जुलाई को। अरे कौन सा सन था? सन था 1947। आगे हम लोग अब देखते हैं। तो आगे क्या देखना है? लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। तो देखिए इसका लंबाई कितना है और इसका चौड़ाई कितना है, इसका आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 है। यानी कि जो लंबाई है वह कितना है? वह 3 है और जो चौड़ाई कितना है वह 2 है। लेकिन कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ना दे करके चौड़ाई लंबाई दे देगा। तब क्या करोगे? तब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग 2:3 कर देंगे। जैसा पूछोगे वैसा जवाब देंगे। तो यहाँ आगे देख सकते हो और भी इंफॉर्मेशन है जो कि तुम बचपन से ही जानते हो। तो यहाँ देखो क्या बताया गया है कि यहाँ क्रमशः केसरिया, सबसे पहले क्या आएगा? केसरिया, उसके पहले उसके बाद सफेद और फिर हरे रंग की 3 पट्टियां तुमने देखी है। और यहाँ पर देख सकते हो कि सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक क्या होता है? चक्र होता है। होता है। तो केसरिया रंग क्या बताएगा? वो बताएगा त्याग के बारे में, बलिदान के बारे में। तो सफेद रंग क्या बताता है? वो बताता है सत्य के बारे में, पवित्रता के बारे में, शांति के बारे में। शांति ऐसे बताएगा, ऐसे सिखाइए सर, शांति के बारे में। तो हरा रंग क्या बताएगा? हरा रंग बताता है हरियाली के बारे में, समृद्धि के बारे में। चलो तो आगे पढ़ते हैं और आगे और चीजों को हम लोग सीखते हैं। सिखाइए सर। तो भारत का जो तिरंगा है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसने बनाया? भारतीय तिरंगा था वह तैयार किया गया था। कहाँ है? पिंगा 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 पिंगया। यही होता है, यही होता है। पिंगली वेंकैया। यस, पिंगाली वेंकैया द्वारा। बताओ जरा सा कौन थे? पिंगली वेंकैया जिन्होंने क्या किया था? अरे कौन थे? पिंगाली वेंकैया थे। तिरंगा बनाया था भारत का। क्या तैयार किया था? भारतीय तिरंगा को। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एम्ब्लेम के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। और इससे भी बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है, थोड़ा बताइए तो जरा। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है, तो वह आपके सामने ये है, ऐसा दिखता है। अब इसके बारे में हम लोग बहुत चीजों को जानने वाले हैं। वो क्या क्या है जरा देखते हैं। पहला है आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन? हाँ, अरे कहां से लिया गया है? हाँ, तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग को एकदम दिमाग में घुसा के रखना है, एकदम याद करके रखना है। तो वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा मूल स्तंभ में शीर्ष पर कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। 4 4 4। देखो, एगो आगे है, एगो एन्ने है, एगो एन्ने है, तीनों गो हुआ। एगो कहाँ है? एगो पीछे में है। तो बताइए ना कितना सिंह हुआ? 4 गो। कितना सिंह हुआ? 4 गो। याद हुआ कि नहीं हुआ? 4 गो हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए जो एक दूसरे से क्या किए हुए? पीठ से पीठ सटा के बैठे हुए लीजिए, ऐसे पीठ से पीठ सटा के बैठे हुए हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सिंह साहस निर्भरता, यानी कि इस चीज में क्या होता है? बहुत ज्यादा साहस होता है, एकदम निर्भय होता है, डरता उड़ता नहीं है वो। और क्या होता है? इसीलिए क्या उसको प्रतीक बनाया गया है? किसका? भारत का।
और आगे देखिए, आगे क्या है, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। कौन सा चक्र है? धर्म चक्र। यहाँ देख सकते हैं पट्टी के मध्य में क्या है, धर्म चक्र है। देखिए हर चीज को याद करते जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आपको पूछा जाएगा तो आप सोचने मत लगिएगा, बैल मत खजुआने लगिएगा, तुरंत आप उसका क्या दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अभी जो 24 घंटा को दर्शाता, कौन दर्शाता बताइए तो चलिए। 24 घंटा को दिखाता है, ये जो 24 तिल्ली है धर्म चक्र में वो दर्शाता है, ये वाला। चलिए आगे पढ़िए। अब आगे देखिए, अब देखते हैं हम लोग इसको कब भारतीय द्वारा अपनाया गया है। तो देखिए, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय ध्वज को हमारे संविधान ने कब कब अपनाया था? जरूर बताएंगे, बताइए क्या है? 26 जनवरी 1950 को अरे अपनाया। महाराज क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपको बैक जाना पड़ेगा और बैक जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। देखा? अच्छा, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा तो बताएंगे 22 जुलाई 1947। लेकिन अगर हमसे क्या पूछ देता है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? 24 नहीं 26 जनवरी 1950। तो ये होता है कंफ्यूजन, अब ऐसे होता है कंफ्यूजन दूर। तो और क्या क्या इस चिन्ह में है सर, जल्दी से बताइए मुझे। अच्छा ये बात है, तो ये देखिए, ये जो आपका चक्र है, अब इस चक्र के बाएं तरफ और इस चक्र के दाएं तरफ आपको कुछ देखने को मिलेगा। पूछेगा कि क्या होता है, और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, चक्र के दाएं तरफ एक साढ़ मिलता है। वो साढ़ क्या बताता है? तो सर क्या बताता है? अब देखिए, कृषि प्रधान के बारे में बताता है, हम लोग के अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है साढ़। किसके बारे में? अर्थव्यवस्था। और किसके बारे में? कृषि। किसके बारे में? कृषि और अर्थव्यवस्था। कौन बताता है? ये जो आपका साढ़ है वो किस ओर है ये साढ़? दाहिने तरफ है। और बाएं तरफ क्या है? बाइने तरफ आपका कौन है? तो भाई देखिए, घोड़ा है, घोड़ा। तो घोड़ा क्या दिखाता है? अदम्य शक्ति। बहुत बढ़िया। और क्या दिखाता है? परिश्रम। और क्या दिखाता है? गतिशीलता। बहुत बढ़िया। तो ये यदि एग्जाम में आएगा सर, मैं तो भूल जाऊंगा सर। मैं तो बता दूं। अब आगे देखो, आगे क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह के जो फलक है उसके नीचे लिखा गया है क्या चीज आपका? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो बताइए, जो आपका सत्यमेव जयते है कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है, यहाँ देखिए, मुंडको उपनिषद से रखा था, मुंडको उपनिषद से। यस, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो यहां पर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करते चलना है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और यहां आप देख सकते हैं, यह देवनागरी लिपि में अंकित है। यह भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि यह किस लिपि में अंकित है, या किस लिपि में यह लिखल गया है? कौन सा लिपि में है? हिंदी का देवनागरी में लिखा गया है कि नहीं? तो हिंदी का देवनागरी में लिखा गया है काची आपका सत्यमेव जयते। ठीक है, अब देखिए, इससे आपको पूछेगा कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो मतलब इसका मैं बता रहा हूं सर, मुझे सर? याद है सर। तो ओके। इसका अर्थ होता है, आप देख सकते हैं, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते। Yes. सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अपने राष्ट्रगान के बारे में। तो आप सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, याद है ना? तो जब भी हम इसे गाते हैं पूरे सावधान मुद्रा में गाते हैं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद करना है। यहाँ दो चीज आपको सीखना है, एक है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय गीत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वंदे मातरम। तो वो दोनों क्या आपको याद है? अरे याद होगा, क्यों नहीं होगा? ये हमारे राष्ट्र के क्या हैं? राष्ट्र की आन बान शान है। ये हमारे राष्ट्र की आन बान शान है। प्रत्येक भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए। तो चलिए इसके मूल बातों को हम लोग याद करते हैं।
तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा ही जो राष्ट्रगान लाया गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो कहां से इसको लिया गया है? इसको लिया गया है गीतांजलि से। तो क्या सर गीतांजलि के बारे में कुछ और चीजें आपको याद है क्या? जरूर जरूर जरूर, तो मैं बताइए बताऊंगा ना आपको। बच्चों देखो को। देखो देखो क्या क्या आपको ध्यान देना है। गीतांजलि जैसे आपके आसपास गुजरेगा आपको कुछ चीजें याद आएंगी। वो क्या है? पहला, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब आप पूछोगे कब दिया गया? पूछोगे ना, पूछ लोगे ना, तो मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? बताऊंगा ना, मैं हूं ना यहाँ, मैं किस लिए हूं? बताने के लिए ना, तो बताऊंगा। कब मिला था? तो उनको मिला था 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। तो किस क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अच्छा ये बताओ, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, भारत में। पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको दिया गया? किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही दिया गया था। यानी कि पूरे एशिया में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, समझ में आई? आई आई आई। तुमको समझ में आई जी? आई तुमको नहीं समझ में आई, गधा का आ गई सर, मुझे समझ में आ गई, सारी बातें मुझे याद भी हो गई हैं। तो यहां पर अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को सीखना है वो है कि हमारे संविधान सभा ने भारत की राष्ट्रगान के रूप में यह जो जन गण मन है इसको कब इसको अंगीकृत किया, अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो यहां यही सारी चीजों को तुमको ध्यान में रखना है। तो क्या सर आप बता सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसको कब अंगीकृत किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अंकित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को, याद रखना। देखो यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं, तुम्हें भूलना नहीं है। ओए दैया, एगो पॉइंट तो छूट ही गया। क्या छूट गया? क्या छूट गया भाई? तो छूट गया आपका कि जो गीतांजलि है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो गीतांजलि आपको लिखा गया था किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। कौन सा भाषा? बांग्ला भाषा में। अब आगे देखिए, आगे ये देखना है कि यह सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्र। अरे सर 27 दिसंबर। अरे यार गलती हो गया। ठीक है, ध्यान दो। क्या ध्यान देना है कि 27 दिसंबर 1911 को INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि हुआ था कहां? कोलकाता में। वहां पे सबसे पहले इसको गाया गया था। और इसको गाने में कितना समय लगता है? कितना लगता है जल्दी से बताओ? 52 सेकेंड लगता है। बुझाया कि नहीं?